हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे, है ना। तो हमने एक यूट्यूब पे फ्री केवीएस एनवीएस इंट्रो से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना। तो आज इंट्रो सीरीज जो है ना वो थर्ड है। तो हमने पिछली वीडियोस में एक तो केवीएस, ठीक है, और एनवीएस दोनों के बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो करी थी। एक एनवीएस से रिलेटेड थी और एक केवीएस से रिलेटेड। दोनों के बारे में हमने फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। तो आज है ना हम क्वेश्चन करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। डेली हम क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन होंगे केस स्टडीज बेस्ड होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सिचुएशन बेस्ड होंगे, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। यानी आप इसमें जितना, जो ये क्वेश्चन होंगे ना, आप इसको जितना अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से मतलब बनाओगे, यानी ये बनी बनाई बातों में जो आप अच्छी तरह बना सकते हो ना रियल लाइफ से जोड़ के, तो वो आपको अपने आप से बनाना चाहिए। तो हम उसमें थोड़ी सी आपको क्वेश्चन में मदद करेंगे, ठीक है ना, आंसर देने में। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा कि आप अपना परिचय दें, यानी इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। तो आपको, आपने अभी तक अपना जो परिचय ना वो रेडी कर लिया होगा, ठीक है ना। आपने यानी एग्जाम हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपने अपना परिचय तैयार कर लिया होगा। और थोड़ा बहुत जो आपको इसमें चेंज करना है वो आप कर सकते हो। देखिए क्या है कि सबसे पहले जो पैनल बैठा होगा ना, पैनल में 4 से 5 लोग बैठे होंगे। सबसे पहले वो आप विश करोगे उनको, एंटर करोगे, फिर बैठोगे, वो कहेंगे इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। तो आपको क्या कहना है कि सर मैम मेरा नाम ये है, जो आपका नाम है। मैं जैसे दिल्ली के यानी यूपी के इस यूपी राज्य के, यूपी से इस जिले का रहने वाला हूँ, ठीक है। और मैंने अपनी 10th और 12th इस बोर्ड से की है और इस साल में की है। यानी 10th और 12th बोर्ड है, यानी आपने अपने स्टेट बोर्ड से की है या आपने अपने सीबीएसई से की है, ठीक है, इस वर्ष में पूरी की है। और मैंने ना इस कॉलेज से, जो आपका कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, उसका नाम बताना, इस यूनिवर्सिटी से इस सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लीज़ टीजीटी वाले जो है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन का आप जिक्र तभी करना जब आपको, यानी एक तो पूरा अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हो, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन का जिक्र कर सकते हैं। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन को आप थोड़ा आप सिक्योर प्राइवेट रखिए, भी बताना मत इंट्रो में, ठीक है ना। और मुझे शिक्षण का इतने वर्षों का अनुभव, यानी कहीं आप टीचिंग कर रहे हो अभी भी, तो आप बताना मुझे अपने शिक्षण का इतने वर्षों का अनुभव है। और आपको बताना है कि मेरी ताकत है मेरा धैर्य और नई परिस्थितियों में खुद को ढालने। यानी इंट्रो में आप कहोगे कि जो मेरी स्ट्रेंथ है ना, मेरा धैर्य है और नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की है, ठीक है। और मुझे बच्चों को रचनात्मक क्रिएटिव तरीके से पढ़ाना पसंद है। बच्चों को क्रिएटिव लर्निंग कराना, क्रिएटिव तरीके से पढ़ाना बहुत काफ़ी पसंद है, ठीक है। ये इंट्रो का जो है सबसे मेन पॉइंट है, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। आपने रेडी कर रखा होगा अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो भी आपको चेंजमेंट करनी है छोटी मोटी आप कर सकते हो। इसमें देखो जो आपका अपना परिचय है ना, 1 मिनट में, 1 मिनट से छोटा रखें, यानी 50-55 सेकंड हो गए, 1 मिनट तक का रखें। और इस परिचय में है ना, आप ये मत करो कि मैं अपनी फैमिली की डिटेल्स मत डालना कि मेरे पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, वे इस काम में है, इस कार्य में संलग्न है, ऐसा नहीं। आपको अपनी उपलब्धियों पर जोर देना है, ठीक है ना। आपको इंट्रोडक्शन में अपने उपलब्धियों पर जोर देना है। उपलब्धियों यानी कहीं से आपने कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई समाज में काम किया हो, एनजीओ से जुड़कर कोई अपने समाज में काम किया हो, एनएसएस एनसीसी कोई भी सर्टिफिकेट है, वो आपकी उपलब्धि है, वो आप इसमें जरूर लगाना, आपको इसका प्लस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। हाँ, और आप इंट्रोडक्शन में ये भी जोड़ सकते हैं, यानी किसी की फैमिली, पेरेंट्स है, मम्मी भी पापा भी दोनों टीचर हैं, तो आपको क्या करना है ना, उसमें कहेंगे आप टीचिंग से कैसे हुए, तो आप का एक प्लस पॉइंट हो गई, मेरे फादर भी मदर भी दोनों टीचिंग में है, तो काफ़ी मुझे उनसे प्रेरणा मिली टीचर बनने के, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। अभी देखो ये जो क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था ना, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं पूछेंगे, तो आप जैसे आपके पेरेंट्स भी टीचर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि मेरे को उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली, है ना। उनको मैंने काम करते हुए स्कूल में, यानी बच्चों के साथ मिलते जुलते हुए देखा, तो मैं काफ़ी से प्रेरित हुआ।
और आप क्या कह सकते हो, यानी टीचिंग है ना, टीचिंग मेरे लिए केवल एक पेशा यानी प्रोफेशन नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक जरिया है। यानी समाज में बदलाव लाने का एक जरिया है टीचिंग। कोई एक मेरे लिए खाने कमाने का वो नहीं है, समाज में बदलाव ला सकता है टीचर। समाज में बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ठीक है। मुझे दूसरों को सिखाने और उनके विकास का हिस्सा बनने में खुशी मिलती है। यानी मुझे दूसरों को सिखाने में और उनका विकास करने के लिए उनका खुशी में हिस्सा उनकी खुशी का हिस्सा बनने में मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। ठीक है। एक शिक्षक के रूप में आने वाली पीढ़ियों की नींव फाउंडेशन मजबूत कर सकते हो। यानी एक शिक्षक के रूप में जो भी आप हैं, आप भी अपने टीचर से पढ़े होंगे, तो आपके दोस्त होंगे या जो आपके सीनियर होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, इस तरह का बिजनेस कोई कहीं ना कहीं सेट होंगे। तो आप क्या है ना, वही टीचर ही नींव बच्चों की फाउंडेशन मजबूत करता है। यानी आप कहोगे कि मैं बच्चों को, यानी एक टीचर है ना, वही बच्चों का फाउंडेशन तैयार करता है, वही बच्चों की नींव मजबूत करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप केवीएस एनवीएस में ही क्यों आना चाहते हैं? अब देखो, ये पूछ सकते हैं कि आपके पास स्टेट में भी काफ़ी ऑप्शन है, आप स्टेट गवर्नमेंट में भी टीचर बन सकते हैं, तो फिर आप कहोगे कि आप केवीएस एनवीएस में ही क्यों आना चाहते हैं? तो इसके लिए आप क्या आंसर दोगे? देखो, केवीएस एनवीएस भारत के प्रतिष्ठित यानी रेप्यूटेड संस्थान है, जो अपनी गुणवत्ता यानी क्वालिटी और अनुशासन डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। यानी जो केवीएस और एनवीएस है ना, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, और ये अपने क्वालिटी और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। देखो, अब आपने देखो ना, बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट में है ना, क्या होता है कि बच्चे और टीचर में झगड़ा होता रहता है। आप सुना होगा अखबारों में भी, अपने फ़ोन में भी देखा होगा कि टीचर बच्चों की पिटाई कर देते हैं। पर केवीएस एनवीएस में एक ऐसा स्कूल है, बहुत ही 99% ऐसा काम बिल्कुल नहीं होता है। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन काफ़ी बहुत ही अच्छा होता है केवीएस और एनवीएस में। और यहाँ का मिनी इंडिया कल्चर मुझे विविधताओं यानी डाइवर्सिटी के बीच काम करने का अवसर देता है। यानी मिनी इंडिया कल्चर क्या होगा कि आप टीचर बनोगे, जैसे फर्स्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ आ गई, फिर नेक्स्ट में आपकी कहाँ आएगी, आपको स्टेट में, अलग अलग स्टेट में जाने का मौका मिलेगा। आप कहोगे कि यहाँ मिनी इंडिया कल्चर है, यानी मेरे को है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं में, संस्कृति में घुल मिलने का अवसर मिलेगा। यह मेरे पेशेवर यानी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यानी जो मेरा जो है ना, मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मुझे अलग अलग संस्कृति, भाषा, अलग अलग बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो अब आता है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इस बात को आपको सबसे ना सावधानी से बताना है। देखो, अब है ना, आप अपनी कमजोरी ये नहीं बता सकते कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बच्चों के साथ इमोशनल हो जाता हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ। ये आपके इंट्रो में नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे 100%। आपको इस तरह का नहीं डालना है, यानी मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, है ना, मैं नींद ज़्यादा लेता हूँ, फ़ोन में ज़्यादा घुसता हूँ। ये आप टीचर के लिए ये बिल्कुल भी ये कमजोरियाँ तो होनी नहीं, कमजोरियाँ होनी चाहिए। कमजोरी किस तरह की होनी चाहिए? देखो, ये होना चाहिए कि कभी कभी मैं अपने काम में इस तरह व्यस्त हो जाता हूँ कि अपनी डाइट और आराम पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता। यानी मैं अपनी है ना, कभी कभी मैं टीचिंग में, यानी अपना टीएलएम रेडी करने में, बच्चों को पढ़ाने में, उनके लिए तैयारी करने में मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मैं अपनी डाइट का भी नहीं ध्यान रख पाता हूँ, और ना ही मैं रेस्ट कर पाता हूँ। हालांकि अब मैं टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से ये आदत में सुधार कर रहा हूँ। टीचर के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कह सकते हो कि ये जो है ना, डाइट और आराम में मैं नहीं ध्यान दे पाता, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से इन आदतों में सुधार कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि अपने काम को व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी पर्सनल वेलबींग के बीच बेहतर संतुलन बना सके। यानी मैं अपने काम में और स्वास्थ्य में, व्यक्तिगत संतुलन में, स्वास्थ्य में काफ़ी इसको बैलेंस कर सकूं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा कक्षा में बहुत शोर कर रहा है तो आप क्या करोगे? अगर कोई बच्चा कक्षा में यानी क्लास में शोर कर रहा है, तो आप ये नहीं कहोगे सर मैं उन पे चिल्लाऊंगा और उनको समझाऊंगा, उनको क्लास से बाहर भेज दूंगा, हाथ ऊपर करके खड़ा कर दूंगा। जो हमारे साथ
मेन बात याद रखना, जो टीचिंग जब हम स्कूल में थे तो वो जो हमारे साथ टीचर करते थे वो बिल्कुल नहीं बताना है। आपको क्या करना है ना, आपको स्कूल में भी ध्यान रखना है कि मैं उसे जो बच्चे चिल्ला रहे हैं ना, उस चिल्लाने के उनसे ऊपर चिल्लाने की बजाय उनके शोर करने का कारण पता करूंगा। यानी बच्चे किस वजह से शोर कर रहे हैं, मैं वो कारण का पता लगाऊंगा कि बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं। है। हो सकता है कि आपका जो टॉपिक हो वो बोरिंग हो, उनको समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, और आप उनको समझने में कठिनाई आ रही हो, इस वजह से कि बच्चों को कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा, वो आपस में बात करेंगे, शोर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि मैं पता करूंगा कि वो किस वजह से शोर कर रहे हैं, कि आपका टॉपिक बोरिंग हो सकता है, उनको समझने में डिफिकल्टी आ रही है। आप क्या होगी, मैं अपनी टीचिंग में रोचक यानी टीचिंग इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से जोड़ूंगा। जो आप टीचिंग पढ़ा रहे हो उसको एक्टिव, यानी क्लास में डिजिटल बोर्ड होंगे, स्मार्ट बोर्ड होंगे, तो आप पिक्चर विजुअल दिखा के, है ना, कोई मूवी यानी जो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो दिखा के उनका ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करूंगा। आपको ये कहना है उसमें, ठीक है। अब पूछेगा क्या आप भारत में कहीं भी रहने के लिए तैयार हो, ये सबसे मेन पॉइंट है। यानी आप केवीएस में लोगे तो क्या आप भारत में कहीं भी रहने के लिए तैयार हो, ये सबसे, है ना, सबसे जो क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन है लड़कियों से पूछा जाएगा, क्योंकि लड़कियों को पता है कि अलग दूसरी स्टेट में यानी नॉर्थ ईस्ट साइड में हार्ड स्टेशन में जो होते हैं फर्स्ट पोस्टिंग, वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। तो आपको क्या कहना है कि सर, जैसे कि आप कहीं हॉस्टल में रहे हो या कहीं आप तैयारी के दौरान पीजी में फ्लैट में रूम लेके भी रहे हो, तो आपको इस पॉइंट जोड़ सकते हो कि सर, मैं इस तैयारी के दौरान मैं अकेला रहा था 2-3 साल तक, तो मैं काफ़ी इस चीज़ में मजबूत हो गया, मैं अकेला सर्वाइव यानी अकेला रह सकता हूँ, अपना ध्यान, अपना जो ख्याल है मैं खुद रख सकता हूँ। अब देखो आपको क्या बताना है कि जी सर, बिल्कुल, जैसे केवीएस और एनवीएस का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि यह अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया लेवल सर्विस है, करने का अवसर है। मैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों और संस्कृतियों को समझने तथा वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे लगता है कि इससे मेरे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास यानी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ मुझे देश की विविधता को करीब से समझने का अवसर मिलेगा, ये आप बता सकते हैं। यानी कि मैं ना, अब मेरे को पता है सर केवीएस और एनवीएस है ना, एक ऑल इंडिया लेवल सर्विस है, कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है, कोई सी भी स्टेट में, है ना। तो मेरे को इससे नई नई संस्कृति, नई भाषा और नए त्योहार बनाने का मौका मिलेगा, अलग अलग स्टेट के बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा, तो मैं इसके काफ़ी उत्सुक हूँ इस चीज़ के लिए, है ना। तो ये मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ करेगा और मेरी जो डाइवर्सिटी है को करीब से समझने, जो हमारे भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है ना, तो वो उसको मुझे काफ़ी अच्छे से समझने में मदद करेगा। अब है क्लास में स्लो लर्नर की मदद आप कैसे करेंगे। हर एक क्लास में स्लो लर्न पाता है ना, क्या पता आप भी स्लो लर्नर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि स्लो लर्नर को आप कैसे इन और बच्चों के साथ जोड़ोगे, और बच्चों के साथ आप कैसे उनको सिलेबस को आगे ले चलोगे। तो क्या करोगे कि मैं स्लो लर्नर के लिए रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण का सहारा लूँगा, यानी उनको रेमेडियल टीचिंग, उनको थोड़ी मदद के दौरान थोड़ा उनको अपनी तरफ से ज़्यादा समझा के एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उनको उनको सहारा दूंगा। सबसे पहले मैं उनके सीखने की कठिनाइयों का डिफ़िकल्टी का समझने का कोशिश करूँगा, यानी उनको समझने में कठिनाई क्यों आ रही है, क्या दिक्कत है उनके साथ, क्या बच्चा जो है घर की परेशानियों से भी पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लग पाता, क्या उनके साथ कोई मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम है, तो क्यों डिफिकल्टी आ रही है उसको समझने, सबसे पहले आप ये पता करने का प्रयास करोगे। इसके बाद जो जटिल अवधारणा यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मैं जो मुश्किल जो टॉपिक होते हैं, ये नहीं कि पूरे सिलेबस आसान पाता है, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक भी पाते हैं, तो उनके छोटे और आसान हिस्सों में बांट कर समझाऊंगा। यानी कोई एक टॉपिक है, तो कोई भी आप टॉपिक ले लो जैसे 6, 7, 8, 10 तक का, तो उनको ये भी टॉपिक है तो उनको आसान आसान छोटे छोटे पार्ट में बांट कर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और मैं टीएलएम जो मटेरियल उनको उपयोग करें, टीएलएम में आप क्या कर सकते हैं कि उनको वीडियो दिखा के, फोटोज दिखा के, अच्छी अच्छी तरह चीज़ें दिखा के टीएलएम के उस विषय को सरल बनाऊंगा,
ठीक है। और साथ ही उन्हें अतिरिक्त अभ्यास यानी एडिशनल प्रैक्टिस यानी उनको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार कहूँगा कि आप इस सब्जेक्ट आप इस टॉपिक को दोबारा पढ़ के आना, कल ला के फिर एक बार दोबारा इस टॉपिक को समझेंगे। तो यानी जो टॉपिक मुश्किल है ना, जो बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा, वो स्लो लर्नर है, तो आपको क्या कहना है कि सबसे पहले तो आपको उसको रेमेडियल टीचिंग है, उसको सहारा देना है कि उसको हेल्प करने की आप इस तरह से पढ़ो, इसको अच्छी तरह एक्स्ट्रा क्लासेस दे के भी आप उसको समझाओ, ठीक है ना। और आप पता करोगे कि इसको क्यों डिफ़िकल्टी आ रही है, क्यों समझने में मुश्किल आ रही है। तो कोई भी मुश्किल टॉपिक आप इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँटोगे, अपने टीएलएम में सुधार करोगे, जो टीएलएम उसको अच्छा बनाओगे, ठीक है ना। इस तरह से आप उसको पढ़ा सकते हो, यानी जो स्लो लर्नर हैं उनको आप और बच्चों के साथ बिठा और बच्चों के साथ यानी और बच्चों से अलग नहीं, और बच्चों के साथ ही मिलकर पढ़ेंगे। अब देखो आईसीटी का प्रयोग यानी कंप्यूटर का प्रयोग आप कक्षा में कैसे करेंगे। जो आपको पता है कंप्यूटर का आपको डिजिटल बोर्ड, आपकी स्टेट गवर्नमेंट में भी डिजिटल बोर्ड आ गए होंगे यानी स्कूल में, तो वो तो केवीएस यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज है, तो उनमें तो डिजिटल बोर्ड सबसे पहले ही आए होंगे, आपको पता है। तो आपको क्या करना है कि मैं आईसीटी का जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कक्षा में पीपीटी बनाने के लिए एजुकेशनल वीडियोज और स्टिमुलेशन के माध्यम से करूँगा। इसके द्वारा कठिन विषय और अवधारणाओं कॉन्सेप्ट हैं उनको विजुअल यानी दिखाकर रूप में समझाने का प्रयास करूँगा। इससे बच्चों की रुचि इंटरेस्ट यानी बच्चों का जो इंटरेस्ट ना वो बढ़ेगा, है ना, उनकी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। यानी बच्चे एक कंप्यूटर से कोई चीज़ देख कर समझ सकते हैं ना, कोई यानी जैसे आप कोई टॉपिक जैसे सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हो, तो आप उसमें कंप्यूटर में यानी स्मार्ट बोर्ड पे दिखाकर आप उनको एक वीडियो टाइप दिखा के हमारी पृथ्वी है ना सूर्य के चारों तक ये रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, इस तरह बता के आप इसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। बच्चे लंबे समय तक ध्यान रखेंगे वीडियो को, फोटो को, कोई एनिमेशन होगी उसको देखकर आप इसको काफ़ी लंबे समय तक बच्चे ध्यान रखेंगे, और इस तरह से हम आईसीटी का प्रयोग कक्षा में कर सकते हैं। अब देखो क्या है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। देखो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन के सभी बच्चों को, जिसमें सामान्य बच्चे और सीडब्ल्यूसी हैं यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी शामिल हैं, यानी जो नॉर्मल बच्चे भी हैं और कोई बच्चा जैसे डिसेबल्ड है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, उनको भी कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान करना। उनको ये नहीं कि ये नहीं समझ पाएंगे तो उनको अलग बिठा दोगे क्लास में पीछे बिठा दोगे, अलग से लाइन बनवा देना, ये नहीं होगा। यानी जो नॉर्मल बच्चे भी हैं और सीडब्ल्यूएस चिल्ड्रन हैं उनको एक साथ बिठाकर एक साथ शिक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य जो है ना प्रत्येक बच्चे को समान अवसर देना, प्रत्येक बच्चे यानी जो भी बच्चा उसको समान अवसर देना और उसकी क्षमता के अनुसार सीखने के लिए उचित सहयोग यानी उचित जो उनको सीखने के लिए सपोर्ट है ना, जो भी जिस भी तरह की उनको सपोर्ट की जरूरत है आप उसको सपोर्ट करें। ठीक है, ये हो गया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। अब लास्ट क्वेश्चन है NEP 2020, ये आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता आप यहाँ तक इंट्रो के स्टेज तक आए हो तो आपको NEP 2020 पता होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो NEP 2020 है ना, इसके तहत हम शिक्षा का नया ढांचा यानी न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर है जो 5+3+3+3+4 का सिस्टम है। इसमें 4 स्टेजों में बांटा गया है। जो फर्स्ट है ना पहले 5 वर्ष, पहले 5 वर्ष क्या है ना, बच्चे जब 3 वर्ष का है तो उसे आंगनवाड़ी में यानी पहले जो फर्स्ट जो पहले 3 वर्ष बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा। ठीक है, आंगनवाड़ी में उसको छोटी मोटी चीज़ों के बारे में खाना यानी बच्चा कैसे खाना खाएगा, कैसे बैठेगा, बच्चों के साथ बैठना उठना सिखाया जाएगा। और फिर प्री स्कूल एज है यानी क्लास 1 और क्लास 2 जो है प्री स्कूल यानी 3 साल तो हो गए आंगनवाड़ी और 2 साल हो गए प्री स्कूल। ठीक है ना, ये 5 साल हो गया। और 3 वर्ष जो है ना, ये 3 वर्ष है प्रिपरेटरी स्टेज यानी कक्षा 3rd 4th 5th यानी जो 3 साल हो गए ना, कक्षा 3rd 4th 5th हो गई। और नेक्स्ट जो 3 साल अगले जो 3 साल है मिडिल स्टेज हो गई। इसमें क्या होगा क्लास 6th 7th 8th। ठीक है, और अगले जो 4 साल हैं यानी 4 ईयर्स हैं वो सेकेंडरी स्टेज यानी क्लास 9th 10th 11th 12th ये होगा। ये था
ये है NEP 2020 का 5+3+3+4, ये स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से इसको समझ लेना है। तो आई होप आपको जो वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपको पता 3 दिन से लगातार वीडियो आ रही है, तो डेली हमने इसलिए बिल्कुल फ्री स्टार्ट की है। ये जो कंटेंट हम आपको दे रहा हूँ ना, ये किसी पेड इंट्रो क्लासेस का कंटेंट है जो आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको ये हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। किसी भी तरह की कोई आपको समस्या आती है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम सिचुएशन हो गए को और केस स्टडी बेस्ड हो गए क्वेश्चन वो करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।